नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है देख रहा है इंडिया का, जिसमें हम आपको अलग अलग अहम खबरें दिखाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समाज के लोग हाथों में पोस्टर लेकर निकल रहे हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है आई लव मोहम्मद, यानी हम पैगंबर मोहम्मद से प्यार करते हैं। लेकिन कई जगह प्रदर्शन में बवाल की खबर भी आ रही है। यूपी के कुछ जिले नारे और पोस्टर पर विवाद बढ़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समाज के लोगों की ये तस्वीरें पहले यूपी से आईं, अब देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। कुछ जगह झड़प की भी खबरें हैं। तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं। राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच में ये शहर बसा है। बताया जा रहा है कि ये लोग बिना इजाजत जुलूस निकाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर मामले में कानपुर में बीते दिनों दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ उन्नाव के गंगा घाट इलाके में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरे थे। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं लखनऊ में शनिवार को मुस्लिम महिलाओं ने हंगामा किया। शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा की अगुवाई में हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर पहुंची महिलाओं ने विधान भवन के गेट पर प्रदर्शन किया। इसी तरह की तस्वीरें देश के कई शहरों से आई हैं। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन आखिरकार ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, ये आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत यूपी के कानपुर से हुई। इस मामले ने 4 और 5 सितंबर को तूल पकड़ा। रावतपुर के सैयदनगर में 4 सितंबर को 12 वफात पर चल रहे रोशनी के कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया। 5 सितंबर को इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसा साइन बोर्ड पहले कभी नहीं लगाया गया। ये नई परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए। इसको लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक दूसरे के पोस्टर और बैनर फाड़े। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात को संभाला। 10 सितंबर को रावतपुर थाने में 25 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने की खबर तेजी से फैल गई। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि एफआईआर गलत की गई है। इसके बाद शुक्रवार 19 सितंबर को कानपुर के शारदा नगर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में सड़क पर उतरा और जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाए और पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। इस मुद्दे पर राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। 15 सितंबर को ही एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट को कोट करते हुए पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कानपुर पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी ने जिस पोस्ट को कोट किया था उसमें भी दावा किया गया था कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कथित तौर पर नई परंपरा शुरू करने को लेकर पुलिस ने केस किया है। इस बीच कानपुर पुलिस के अधिकारियों ने साफ किया कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने और जुलूस निकालने के दौरान जो झड़प हुई, इसके चलते एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने अफवाह न फैलाने की अपील की है। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। लेकिन नेताओं के बयान और इस तरह की खबरें फैलने से लोगों में गुस्सा बढ़ गया। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर से जुड़ा है, जब 4 सितंबर को 12 वफात के मौके पर बिना अनुमति का एक जुलूस निकाला जा रहा था। अब जुलूस तो बिना अनुमति का था ही, कुछ लोगों ने सड़क किनारे एक टेंट लगाया और उस टेंट पर आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगा दिया। इस बोर्ड के बाद दूसरे पक्ष ने विरोध जताया तो पुलिस ने टेंट हटाने को कहा और जब टेंट हटा तो बोर्ड भी हट गया। बोर्ड हटने के बाद ये मामला ठंडा पड़ रहा था, लेकिन इस बीच में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई और ये बयानबाजी की ही वजह है कि ये मामला बढ़ता गया। मामला कानपुर से बाहर निकलने लगा। ये उत्तराखंड में उधम सिंह नगर का काशीपुर है। यहाँ रविवार देर रात माहौल बिगड़ने लगा। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बिना इजाजत जुलूस निकालने पर अड़ गए। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई।
लेकिन पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर हालात बिगड़ने से रोक दिए। देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित हुआ थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वहीं अब मामले में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को जो हाथ में लेगा उसके खिलाफ वही कार्रवाई होती है जो नाजीर बनती है। हमारा कहना आपके माध्यम से जो हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं और प्रमुख सचिव गृह हैं दोनों को कि ऐसी कार्रवाई हो, इनकी संपत्तियां जब्त हों और जिन्होंने बवाल किया है, अभी यहाँ उन्नाव की भी सुनने में आ रही है बात, इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नाजीर बने, कि रूह कांप जाए कि बिना वजह बवाल करना, लोगों के ऊपर पथराव करना, पुलिस के साथ टकराव करना भूल जाएं। अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है, आगे बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है और नेताओं की बयानबाजी आग में घी डालने का काम कर रही है। फिलहाल आई लव मोहम्मद का ये जो बोर्ड है ये एक राजनीतिक मामला बन चुका है। अब देखना होगा कि ये जो राजनीतिक विवाद है ये आगे चल के थमता है या फिर और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिमी यूपी में सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। गुर्जर और राजपूतों के बीच मिहिर भोज को लेकर तनातनी रहती आई है। दोनों समाज का दावा है कि मिहिर भोज उनके समाज से हैं। इस बीच रविवार को मेरठ के दादरी में गुर्जर समाज ने एक महापंचायत बुलाई। पुलिस ने इजाजत नहीं दी और फिर बवाल छिड़ गया। देखिए रिपोर्ट। रविवार के दिन मेरठ के दादरी गांव में हंगामा हो गया। पुलिस और कुछ लोगों के बीच झड़प हुई। पुलिस पर पथराव हुआ तो बदले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सब हुआ गुर्जर समाज की बुलाई गई एक महापंचायत के दौरान। जब इस महापंचायत को बुलाने का ऐलान किया गया तो पुलिस को ऐसे इनपुट्स थे कि इस महापंचायत में माहौल खराब हो सकता है, इसलिए पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और फिर इसी बात को लेकर पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। थाना पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ लड़के यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी लड़कों को डिस्पर्स किया गया तथा शांति व्यवस्था कायम की गई है। यहाँ पर कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ जारी है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला सम्राट मिहिर भोज से जुड़ा है। मेरठ में एक गाँव है दादरी और दादरी के पास ही एक गाँव कपसार। कपसार गाँव ठाकुरों का गाँव है। वहीं दादरी गाँव में गुर्जर समाज रहता है। कपसार गांव में सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था राजपूत समाज मिहिर भोज स्मृति द्वार। गुर्जर समाज को इससे ऐतराज था कि मिहिर भोज के आगे राजपूत क्यों लिखा है, क्योंकि गुर्जर समाज का दावा है कि मिहिर भोज उनके समाज से आते हैं। इस बोर्ड को हटाने को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई थी और जब इस महापंचायत को इजाजत नहीं मिली तो वहाँ पत्थरबाजी और लाठीचार्ज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों ने महापंचायत रखी थी और उसी बीच जो है पुलिस को ऐसा इनपुट मिला कि महापंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी फैला सकते हैं, इसीलिए पुलिस ने महापंचायत की परमिशन नहीं दी थी और उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस पर पथराव हुआ और फिर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया। वहीं दादरी गांव के लोगों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक अपना विरोध जता रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। उनका कहना है कि उनकी ओर से कोई पथराव नहीं किया गया। पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। विवाद कुछ ना पंचायत करे थे सारे गुर्जर बस और क्या। अच्छा। तो फिर पुलिस पर क्यों पथराव हुआ? पथराव तो हो नहीं, पथराव हो पथराव नहीं है। पथराव नहीं यहाँ पे, जहाँ पे पब्लिक बैठी हुई थी वहाँ पे कोई पथराव नहीं हुआ। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था। पुलिस ने जो है जबरन उन्हें उठाया, इस वजह से भीड़ आक्रोशित होगी। तो वो बोर्ड लगा है सम्राट मिहिर भोज का? हाँ, सम्राट मिहिर भोज का। अच्छा। तो
तो बोर्ड हटाने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी? हाँ जी, अच्छा, अपने सम्मान को बचाने के लिए। अच्छा, तो फिर ये पुलिस से पथराव क्यों हो गया, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई पथराव नहीं हुआ, उधर पीछे जो है उधर जबरदस्ती जब पब्लिक के पीछे पुलिस दौड़ी है तब जब पथराव हुआ। मेरठ का कपसाड़ गांव जहां ये बोर्ड लगा है, एनडीटीवी की टीम उस गांव में भी पहुंची और वहां के लोगों से जानने की कोशिश की कि ये पूरा विवाद क्यों छिड़ा है और कपसाड़ गांव के लोगों का इस पर क्या कहना है। आप गांव में घुसते हैं तो यहाँ पर एक जो है गेट, बड़ा सा गेट लगा हुआ है और इस गेट में सम्राट मिहिर भोज की ये तस्वीर लगी हुई है। इसी को लेकर विवाद है। दरअसल गुर्जर समाज के लोग ये कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज उनके थे और यहाँ पर जो ये बोर्ड है उसको लेकर जो है गुर्जर समाज के लोगों को आपत्ति है और पुलिस के मुताबिक उन्हें इस तरह का इनपुट था कि जो दादरी गांव में महापंचायत हो रही थी उसमें से कुछ लोग जो है यहाँ आकर इस तस्वीर के साथ जो है तोड़फोड़ करने वाले थे और इसीलिए जो महापंचायत की परमिशन है वो पुलिस ने नहीं दी थी। दादरी गांव के लोगों का कहना है कि बोर्ड से ये जाति सूचक शब्द हटाए जाए, जबकि कपसाड़ गांव के लोगों ने कहा कि इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्हें हमारे राजपूत लिखने से दिक्कत है तो वो भी गुर्जर लिखकर बोर्ड लगा ले। विवाद ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे तेज पे शब्द, हमने राजपूत शब्द गलत लिखा है, जो कि गलत है। जो कि मिहिर भोज के पूर्वज हैं, वंशज हैं उनके अभी अनुरुद्ध, उन्होंने अपने प्रमाण भी दे रखे हैं, उन्होंने वीडियो रिलीज भी कर दी थी कि ये गलत है, इन्हें किसी जाति सूचक से ना जोड़ा जाए, ये सिर्फ राजपूत हैं और हम इसका प्रमाण प्रॉपर कोर्ट में या जहाँ भी बुलाएंगे हम दे देंगे। ये खामोखा की जो है इन लोगों की थोड़ी सी अपनी एक वो है कि भाई राजनीति चमक जा। हम उनको एक बात कह रहे हैं, भाई हमने भी लगा दिया, आप भी लगा लो, तुम्हें क्या दिक्कत है? ये तो महापुरुष हैं, पुरुषों के बोर्ड तो कोई भी लगा सकता है, किसी भी जाति का आदमी लगा सकता है। तो जो लोग कह रहे वो गलत कह रहे। वैसे मिहिर भोज जी जो थे वो क्षत्रिय थे, वो एक गुज्जर या वो उसमें जब तो जातियां भी नहीं थी, मात्र 3-4 जाति थी जो उस टाइम की जबकि ये बात है। तो लोग इसमें अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ना कि कुछ और। इस बीच कुछ लोग ये भी कहते दिखाई दिए कि राजपूत और गुर्जर लोगों के बीच के संबंध अच्छे हैं। ये बाहरी लोग हैं जो उन दोनों समाज को भड़का रहे हैं। जैसे जानकारी मिली थी कि कुछ बाहरी व्यक्ति सहारनपुर से या आपके दिल्ली से हों, यहाँ पर लगातार धमकी दे रहे थे इस बोर्ड के साथ छेड़खानी करने की। लेकिन हमारे जो गुज्जर भाई हैं, दादरी से भी हमारे निकटतम, हमारी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो व्यक्ति हैं वे सब बिहारी हैं और हमारा जो भाईचारा है बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर राजपूतों और गुर्जरों में ये विवाद नया नहीं है। दोनों ये दावा करते आए हैं कि मिहिर भोज उनके समाज से हैं। लेकिन इस विवाद के बीच ये भी जानना जरूरी है कि मिहिर भोज कौन थे। कन्नौज के राजा थे, प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। उत्तरी बंगाल को भी अपनी सल्तनत में शामिल किया। 72 साल की उम्र में देहांत हो गया। फिलहाल रविवार को हुई झड़प में पुलिस ने महापंचायत में मौजूद कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। मेरठ से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर विवादों में घिर गई है। सड़कों पर इस फिल्म के टाइटल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुग्राम में यादव समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए फिल्म के नाम को बदलकर 120 बहादुर अहिर रखने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस फिल्म का बहिष्कार किया जाएगा और आंदोलन भी तेज हो जाएगा। ये पूरा विवाद क्या है, आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये विवाद कहां थमेगा। गुरुग्राम की सड़कों पर धरना देते दिख रहे ये लोग फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर के टाइटल का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि फिल्म के टाइटल को 120 बहादुर से बदलकर 120 बहादुर अहीर कर दिया जाए। हमारा सिर्फ सरकार से ये अनुरोध है, इस फिल्म को या तो 120 बहादुर करके अहीर का नाम दिया जाए इसको, या इस फिल्म का पूर्ण बहिष्कार किया जाए। क्योंकि ये फिल्म जैसे जो देश में और जो पूरे साउथ में जो अपने राज्य हैं उनमें उनके अंदर अगर ये फिल्म जाएगी तो उन्हें यादव का इतिहास दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक ही नारा, इस फिल्म का हो बहिष्कार और या तो इसका नाम चेंज करा जाए। देखिए, पिछले
कई दिनों से हमारी पंचायतें चली हुई थी और आज पंचायत में ये फैसला हुआ कि आज विरोध प्रदर्शन था, जिसको विरोध के लेकर आज हम सभी यादव भाइयों ने विरोध जताया और पूरी पंचायत ने आज पूरी पंचायत ने 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि 26 अक्टूबर को यहाँ से दिल्ली तक एक मार्च किया जाएगा और सरकार को, सेंसर बोर्ड को भी और सरकार फिल्म निर्माता को हमारी चेतावनी है। और यहाँ से पंचायत एक अल्टीमेटम दिया गया कि हरियाणा में किसी भी सिनेमा थिएटर में इस मूवी को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर सच्ची घटना पर बनी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जबकि फिल्म का फोकस कहीं और है। इसलिए फिल्म के टाइटल में या तो अहीर जोड़ा जाए, नहीं तो इस फिल्म का बहिष्कार किया जाएगा। पूरे भारत के 26 करोड़ यादव सड़कों पे उतरेगा और सड़कों के ऊपर इसका इतना विरोध प्रदर्शन होगा, इसको फिल्म को नहीं रिलीज होने देंगे। रिलीज होगी तो सिनेमा हॉल में लोग देखने नहीं जाएंगे। गुरुग्राम में प्रदर्शन कर रहे यादव समाज के सदस्यों ने सड़कों को जाम कर अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि फिल्म निर्माताओं ने शहीद अहीर सैनिकों के बलिदान को नजरअंदाज किया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर फिल्म का नाम नहीं बदला गया तो 26 अक्टूबर को यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। जो भी ये 120 वीर वहीर बनाना है उसको वीर अहीर किया जाए और जो भी हमारे शहीद पात्र है उन पात्रों का नाम लिया जाए, ठीक है, और आखिरी में श्रद्धांजलि दी जाए। नहीं तो ये प्रोटेस्ट 26 अक्टूबर को इससे भी भारा होगा, जो दिल्ली में पैदल यात्रा करेंगे हम। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चल रहा है और ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं बिल्कुल चल रहा है। सिर्फ 2-3 बूथों बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। फिल्म 120 बहादुर के बारे में आपको बताते हैं कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1962 की रेजांगला की जंग पर बनी इस फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान भाटी की भूमिका निभा रहे हैं। मेजर शैतान भाटी ने युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी सुरक्षित जगह पर जाने से इंकार कर दिया था और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे थे। इस फिल्म को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है। रेजांगला की जंग में 120 भारतीयों ने 3000 चीनी सैनिकों से युद्ध किया था। ये 120 बहादुर 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के थे, जिसमें ज्यादातर हरियाणा के यादव सैनिक थे। अब आपको प्रदर्शनकारियों की मांग के बारे में भी बताते हैं। प्रदर्शनकारी 120 बहादुर फिल्म का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म का नाम 120 वीर अहीर रखा जाए। साथ ही ये मांग की कि फिल्म के अंत में उनके शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये यादवों के इतिहास को दबाने की कोशिश है। हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों के बलिदान की अनदेखी की जा रही है। अगर फिल्म का नाम नहीं बदला तो हम फिल्म का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने गुरुग्राम की सड़कों पर अपना विरोध जताया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो 26 अक्टूबर को दिल्ली के लिए पैदल मार्च निकाला जाएगा। अब देखना होगा कि इस मामले में फिल्म निर्माता निर्देशकों का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, कड़े नियम कानून भी बनाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध कम नहीं हो रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया आगरा से आया है, जहां जबरन एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई। पिस्टल के दम पर सरेआम उससे जबरदस्ती की गई और यह हरकत करने वाला जानते हैं कौन निकला? एक शिक्षक। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें आगरा की हैं। शराब के नशे में धुत ये शख्स इस लड़की का हाथ पकड़े हुए है, बीच सड़क पर उसे टॉर्चर कर रहा है। हाथ में लगा, दूर हट पहले। इस शख्स के हाथ में पिस्टल भी है। पिस्टल के दम पर ये इस लड़की को जबरन अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। लड़की ने बताया कि इस शख्स ने उसे 5000 रुपए में साथ चलने के लिए कहा। बंदूक ले गई, बंदूक ले गई, टॉर्चर कर रहा है और मेरे से बोला इसने 5। यूपी के आगरा से आई ये सनसनीखेज तस्वीरें दिखा रही हैं। लड़कियों को लेकर छेड़खानी की वारदात हर दिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ सरेराह एक लड़की को पिस्टल दिखाकर अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। एक शख्स ने उसे 5000 रुपए में साथ चलने के लिए कहा। लड़की ने हंगामा मचाया तो भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़की के शोर मचाने पर शख्स उसे जबरन कार में बिठाने की कोशिश करने लगा।
ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हाथ पर लगा, दूर हट, पहले दूर दे, बात कर, दूर दे, हाथ कर, दूर हट। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी का नाम श्यामवीर सिंह है और वो मथुरा में टीचर है। उसकी रिवॉल्वर और कार जब्त कर ली गई है। पुलिस आरोपी के रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई कर रही है। सरेआम इस तरह की घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद के कॉलेज से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसमें एक छात्र ने अपने कॉलेज के सीनियर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले एक वीडियो बनाकर बताया कि उस पर क्या बीती, उसे किस तरह से रैगिंग करके परेशान किया गया। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। उनको 4-5 जाबर आना वो क्या को मन डरा मार रहे थे, पिसा ले रहे मार के मन आचर आगरो को नहीं बा कौन को चिन्ना बाबू आना के मन मारो बकम्बा चिन्ना बाबू आना के मन मारो बकम्बा। वीडियो में रोता परेशान दिखता ये छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। हैदराबाद में सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र जादव साई तेजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने ये वीडियो शूट किया और बताया कि उसके सीनियर्स ने बुरी तरह से उसे रैगिंग का शिकार बनाया, उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया, उसे एक बार में ले गए और पूरा बिल चुकाने का दबाव बनाया। आप बीती बताते हुए इस छात्र ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। ये पूरा मामला क्या है? हैदराबाद के सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज का केस। 22 साल के छात्र जादव साई तेजा का शव मिला। हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ शव मिला। साई तेजा कथित तौर पर रैगिंग का शिकार था। परेशान होकर जादव साई तेजा ने की आत्महत्या। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रैगिंग की वजह से मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ रैगिंग इन इंडिया 2022-2024 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 2020 से 2024 के बीच रैगिंग की वजह से 51 छात्रों की मौत हुई है। ये संख्या राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों की आत्महत्या के मामलों के करीब पहुंच गई है। मेडिकल कॉलेजों को रैगिंग के मामले में हॉट स्पॉट माना गया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 1946 कॉलेजों से रैगिंग की 3156 शिकायतें दर्ज की गई हैं। रैगिंग को रोकने के लिए सरकार और शैक्षणिक संस्थानों ने कई नियम बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं। हैदराबाद की इस घटना के बाद छात्र का परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल रैगिंग और आत्महत्या के मामले की जांच की जा रही है और तह तक जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में कौन कौन लोग जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे जरूर देखिए जीएसटी स्पेशल पर से होगी मल्लिका मल्होत्रा के साथ। पहली बार ऐसा होगा कि इतनी ज्यादा प्राइस मतलब कम हो रही है। जनरल मेडिसिन पे 12 से 5% हो गया है और जो मल्टीविटामिन थे उसमें 18 से 5% हो गया है। तो आम आदमी को फायदा हो रहा है तो हम लोग तो खुश हैं। हमको तो समझ में आ रहा है कि लोगों को बहुत काफी मैंने फायदा हुआ है इससे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा और हम इस समय मौजूद हैं डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में, जहां हम लोगों और विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं एक बड़े सुधार पर, जीएसटी 2.0। सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर को और सरल बनाते हुए स्लैब कम किए हैं और दावा किया गया है कि इससे आम जनता, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच कीमतें कम होंगी? क्या आम लोगों का बजट हल्का होगा? और क्या ये सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा? इन्हीं सवालों पर आज हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं देश के सबसे बड़े मॉल ऑफ इंडिया में, जहां पर एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे और यहां पर त्योहार के मौसम में जो खरीदार पहुंचे हैं, क्या है जीएसटी रिफॉर्म्स पर उनकी राय, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। तो एक्सपर्ट्स की राय तो हम जानेंगे ही, लेकिन इस बीच आम जनता से जानना बहुत जरूरी है कि वो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं ही नोएडा से हूँ।
जी। जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता चला है कि जिस तरह से जो टैक्स स्लैब्स है उसमें बदलाव हुआ है, क्या ओपिनियन है आपका? बहुत अच्छी ओपिनियन है और आम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स है इसके लिए। इवन माय सन वाज वेटिंग फॉर दैट डे कि अभी साइकिल बाय करने आए, तो बताइए आप साइकिल क्यों आज खरीदना चाहते हैं? आज साइकिल इसलिए मुझे लेनी थी क्योंकि अभी जीएसटी 12% से 5% हो चुके हैं, इसलिए साइकिल हमें खरीदने में थोड़ी आसानी होगी और बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स आएंगे। इसीलिए ए डिकैथलॉन लेके आए हैं कि आज थोड़ा 7% का रेट का बेनिफिट मिलेगा इनको, तो ही वाज ईगरली वेटिंग फॉर दिस साइकिल। आर यू एक्साइटेड? कौन सी साइकिल लेनी है? स्पोर्टी साइकिल लेनी है। तो आज का दिन आपने स्पेशली चूज किया है स्पोर्टी साइकिल लेने के लिए? यस। किस वजह से? क्योंकि आज ही जीएसटी का मोड़ है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे जल्दी से जल्दी साइकिल लेनी है, इसलिए मैंने सोचा वेट क्यों करना, आज ही जीएसटी का मोड़ है तो आज ही ले लेते हैं। जीएसटी 2.0 को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, आइए वो भी जानते हैं। डॉक्टर जयजीत हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मैं उनसे समझना चाहूंगी कि जीएसटी 2.0 एक आम नागरिक के लिए किस तरह से वरदान साबित हुआ है। देखिए, जीएसटी 2.0 से पहले जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, ये था डायरेक्ट टैक्स को घटाना। तो लोगों के पास उस कारणवश एक्स्ट्रा पैसे जेब में हैं। अब जब त्योहार का माहौल आया तो जीएसटी 2.0 लॉन्च कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि सरकार को करीब 60,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। वो लॉस किसके पास जा रहा है? वो हम लोगों के पास जा रहा है जो खरीदारी करेगी। हर चीज़ का दाम अभी कम कर दिया गया है, मेडिसिन का दाम 0 कर दिया गया है, अगर इंश्योरेंस लेंगे उसका दाम कम हो गया है। अगर आपको नई गाड़ी खरीदना है, ये सबसे बढ़िया टाइम है नया गाड़ी खरीदने के लिए। जो दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि त्योहार के टाइम जो डिमांड वैसे ही बढ़ना था वो और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि चीज़ों का दाम कम हो गया है। अब इस जो बढ़ावत आई है इसके लिए लोग जो कंपनीज़ हैं वो हायरिंग शुरू कर दिया है। हायरिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू किया है, हायरिंग डिलीवरी के लिए, वेयर हाउस के लिए। तो खूब सारा हायरिंग बढ़ चुका है जिस कारणवश लोगों को और नौकरी मिली है, लोगों के पास और पैसे आ रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं, ये एक वर्चुअस साइकिल हो गया है कि ज़्यादा छूट मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे हैं, तो ज़्यादा नौकरी मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा खरीदारी हो रही है। तो इसकी बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप हुआ है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई है। आज यानी 22 सितंबर से घी, पनीर खरीदने से लेकर कार और एसी खरीदना भी सस्ता हो गया है। होटल बुकिंग, जिम, फ्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट भी सस्ते हो गए। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है, जिससे आम जनता को भी फायदा होगा। अब मिलेगी सस्ती कार, अब ले लो सस्ती बाइक। सोमवार 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से ही देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई। 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जो लोग इस दिवाली कार खरीदने की सोच रहे हैं, ये उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कारों के दाम में नया जीएसटी काफी कमी लेकर आया है। जब आपने पहली बार सुना कि मारुति ने ये प्राइस कट किया है जो कि जीएसटी रेट से अलग है, क्या सबसे पहले आपके मन में आया और इसका कार इंडस्ट्री पर कितना असर? मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा मोदी जी और उनकी टीम का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने एक आम इंसान, आम आदमी के बारे में, नागरिक के बारे में सोचा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा सोचा और इस तरह की नीति लेकर आए। इसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मारुति सुजुकी ने भी अपनी दरें, अपना प्राइस कम किया है ताकि पब्लिक को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सर, प्राइस, रोड टैक्स, गवर्नमेंट का जीएसटी, इंश्योरेंस, ये सारी कीमतें डिलीवरी के टाइम जो भी चल रही होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। तो किसी ने अगर पहले बुक कर रखा है तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। उन्हें 22 के बाद अगर वो डिलीवरी लेते हैं तो उनको नया ही प्राइस मिलेगा। नए जीएसटी के बाद जो लोग कार खरीदना चाहते हैं वो काफी उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि अब उनकी पसंदीदा कार का बेहतर मॉडल मिल सकता है। You can upgrade his model rather than going for the base model. You can go for the upper model because उसके बजट के अंदर आ जाता है वो. So it is basically a big gift for the end customer. नई दरों के हिसाब से छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स ही लगेगा।
सरकार ने ये भी साफ किया कि छोटी कार वो होती है जो 4 मीटर से कम लंबाई की हो, पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम और डीजल इंजन 1500 सीसी से कम क्षमता वाला हो। बड़ी कारें या लग्जरी कारें 4 मीटर से लंबी और बड़े इंजन वाली होंगी, जिन पर 40% जीएसटी लागू होगा। हालांकि सेस हटने से बड़ी कारों के दाम भी थोड़ा कम होंगे। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ है, जिससे ये सस्ते हो गए हैं। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5% जीएसटी स्लैब बरकरार है। जीएसटी काउंसिल का फैसला ऑटो सेक्टर और खरीदारों के लिए राहत साबित होगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए। इसमें कारों के साथ बाइक्स भी शामिल हैं। 2 व्हीलर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना, क्योंकि प्राइस हमेशा बढ़ती ही है, पहली बार ऐसा होगा कि इतनी ज़्यादा प्राइस मतलब कम हो रही है। तो हाँ, इसमें सारी बाइक्स जो है ये सब सस्ती हो जाएंगी। आपके पीछे जो हमारे पास जो है हीरो की बाइक हैं, तो उसमें सारी ही बाइक जो हैं 350 से नीचे ही हैं, तो इसलिए इन पे सब पे ही प्राइस 28 से होके कम होके 18 रह जाएगा। तो उसमें जो प्राइस का इफेक्ट आएगा हमारे अलग अलग मॉडल पे, वो करीब 6000 से लेके 15,500 16,000 रुपये तक का इसके प्राइस सस्ती हो जाएंगी। देश में मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका सपना परिवार के लिए कार या नई बाइक लेना होता है। नए जीएसटी के बाद लोगों का नई गाड़ी का सपना अब थोड़ा आसानी से साकार हो जाएगा। पटना में ऑटो और बाइक्स के शोरूम में पिछले कई दिनों से बिक्री रुकी हुई थी। नई दरों के लागू होते ही शोरूम में ग्राहकों की भीड़ दिख रही है। हम 1 सप्ताह पहले आए थे सर, उस समय प्राइस बोला गया था 1,20,092 रुपया। आज लिए हैं तो ऑन रोड प्राइस हमको पड़ा 1,12,000 रुपया के आसपास पड़ा। 8,000 रुपए की बचत हुई है। 8,000 रुपये की बचत हुआ। तो आपने इंतजार किया 1 सप्ताह कि हाँ उसके बाद ही लेंगे जब कीमतें कम हो जाएंगी। तो जीएसटी के चलते इंतजार करना पड़ा सर। कई दिनों से कस्टमर का इंक्वायरी प्राइस को लेके काफ़ी था। आज जो है कस्टमर अब नवरात्रा में किस दिन लेंगे उसके लिए आ रहा है। फाइनल प्राइस कितना चेंज हुआ है उस पर वो जानना चाह रहे हैं, और इसके लिए हमने जो है एक प्राइस का पूरा स्टैंडर्ड लगा दिया है कि हर मॉडल वाइज जो है कितना कितना प्राइस चेंज हुआ है, जिससे कि उनको समझने में आसानी हो। गाड़ियां ही नहीं, एसी, टीवी, फ्रिज खरीदने के लिए भी अब कम पैसे देने होंगे। यही नहीं, स्टोर में अपने डिस्काउंट भी हैं। फिलहाल जो टीवी है, टीवी और एसी पे जीएसटी कम हुई है। सीधा जो इम्पैक्ट पड़ा है, अभी एसी पे अगर 28% जीएसटी था पहले, तो अभी आज से हम 18% जीएसटी, जो एसी हम बेच रहे थे 52,000 रुपए का 5 स्टार डेटन, आज की डेट में वो हम 45,000 रुपए का बेच रहे हैं। तो सीधा 7,000 रुपए का कस्टमर को बेनिफिट। सरकार का दावा है कि जीएसटी 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गया है। किचन से कार, घर से खेत, अस्पताल में इलाज हो या मेडिकल की दुकान से दवाई खरीदना, आज से हर चीज सस्ती हो गई है। किराना की दुकान पर आपको दूध, ब्रेड, कोई भी जरूरत का सामान लेना हो या साबुन ही क्यों ना लेना हो, वो भी सस्ते मिलने शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी ने इसे बजट उत्सव का नाम दिया है। सोमवार को अरुणाचल के ईटानगर पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रिफॉर्म्स लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे और हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। नवरात्रि के दिन देश को सस्ते सामानों का उपहार मिला है। आज से देश भर में एक साथ जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 5 और 18% के सिर्फ 2 स्लैब ही रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। पीएम मोदी ने इसे बजट उत्सव का नाम दिया है। अरुणाचल के ईटानगर में पीएम ने कहा कि हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले, हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। सस्ते जीएसटी का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं, इसका जायजा लेने सीएम योगी गोरखपुर में सड़क पर उतरे। सीएम योगी दुकानों में पहुंचे, दुकानों पर नई रेट लिस्ट का पर्चा लगाया। इसके बाद दुकानदारों से बात भी की। ये रिफॉर्म
भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा, आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एनडीटीवी से कहा कि सस्ते जीएसटी के साथ सरकार का जोर स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने पर भी है। आम जनता काफी इससे प्रसन्न है, खुश है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो रोजमर्रा के सामान खरीदने वाला हो, चाहे किसानों का भी फीडबैक आया है, विद्यार्थियों का भी फीडबैक आया है। कहना तो सभी लोग इस रिफॉर्म से बहुत प्रसन्न है। देखिए, स्वदेशी का अपनाने का बात प्रधानमंत्री जी ने कल ही नहीं किया, इससे पहले भी वो कहते रहे, मेक इन इंडिया की बात वो करते रहे, और उन्होंने अपील किया है कि हमारे देश की आम जनता देश की तरक्की के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्वदेशी पे ज़्यादा फोकस करें, विदेशी चीज़ों से बचें। ये निवेदन प्रधानमंत्री ने किया है, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी जब देश से निवेदन करते हैं तो देश की जनता उसको स्वीकारती भी है और निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा। सस्ते सामानों का फायदा सीधे लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। एनडीटीवी की टीम कई शहरों में मॉल, दवाई की दुकान, कार शोरूम पहुंची, जहां लोगों ने बताया कि जीएसटी दर कम होने से उन्हें काफी फायदा हुआ है। टू व्हीलर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना, क्योंकि प्राइस हमेशा बढ़ती ही है, पहली बार ऐसा होगा कि इतनी ज़्यादा प्राइस मतलब कम हो रही है। जनरल मेडिसिन पे 12 से 5% हो गया है, और जो मल्टीविटामिन थी उसमें 18 से 5% हो गया है, और जो एंटी कैंसर है वो 5 से 0 हो गया है। 5 से 0 हो गया है, जबकि कैंसर की दवाइयों को आमतौर पर काफी कीमती बहुत माना जाता है, जल्दी लोग दवाइयाँ नहीं खरीद पाते हैं, तो उससे एक बड़ी राहत मिलेगी आम आदमी को। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो 77,000 का मेरा प्रीमियम था, उसमें हमको करीब 9-10 हज़ार का बेनिफिट मिलेगा, और छोटा मोटा सामान में तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो मिलेगा ही। तो आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है तो हम लोग तो खुश हैं। हमको तो समझ में आ रहा है कि लोगों को बहुत काफ़ी मैंने फ़ायदा हुआ है इससे। जैसे कि हमको सीमेंटे लेना है, सीमेंट लेना है अभी 100 बोरा, तो कम से कम एक बोरी पर 30 बोरा 30 रुपया 35 रुपया कम होगा। जनता खुश है, लेकिन विपक्ष बचत उत्सव पर सवाल उठा रहा है। 15 अगस्त को घोषणा की थी, एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे। आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए, तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में। मैं मेरे प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री साहिबा का मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी मांग को उन्होंने स्वीकार किया, और जिस तरीके से टैक्स में जीएसटी स्लैब्स में इन्होंने सिर्फ 2 दरों के बीच ही इसको रखा, और जिसमें अधिकांश चीज़ें, खास तौर पर मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसमें 90% प्लस चीज़ें ऐसी हैं जो 5% या उसके कम 0% के दायरे में आई हैं। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है। नेता कुछ भी कहें, लेकिन जीएसटी में अब 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब रह जाने से रोजमर्रा के काम आने वाली 90% से ज्यादा सामानों के दाम कम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।